सरकारी दफ्तर में ससुराल। देखिए पंडित जी, आपको तो पता ही है कि मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करती हूँ और मेरा बेटा अभी एक अच्छी सी नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा जिम्मेदार नहीं है। अभी भी शायद उसमें बचपना बाकी है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसकी शादी करा दूँ। जी हाँ ममता जी, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये देखिए लड़की की फोटो, मैंने लड़की वालों को ये बात पहले ही बता दिया है कि लड़का अभी कुछ नहीं करता, वो अभी किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह ही देता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए लड़के की नौकरी आज नहीं तो कल लगी जाएगी, जब तक उनकी माँ तो है सरकारी नौकरी वाली, इसलिए हम शादी के लिए तैयार हैं। सच में पंडित जी, आपने तो सच में मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं ममता जी, ये तो मेरा परम कर्तव्य था। चलिए अब मैं चलता हूँ, बाकी शादी के दिन और तारीख तो मैं आपको बता ही दूंगा। जी जी, क्यों नहीं पंडित जी। ये कहकर पंडित जी ममता के घर से चले जाते हैं। दरअसल ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली ममता देवी की, जो कि एक वृद्ध विधवा महिला थी। उनके पति के निधन के बाद उन्होंने अपने बेटे अविनाश को पाल पोस कर बड़ा किया था। ममता जी की सरकारी नौकरी थी, उनकी तनख्वाह से ही पूरे घर का खर्चा चलता था। अविनाश पढ़ा लिखा तो काफी था, लेकिन उसे कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से ममता बहुत ज्यादा परेशान थी और उनका मानना था कि अगर उनके बेटे की शादी हो जाएगी तो वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाएगा। इसी वजह से वो कुछ महीने में अपने बेटे की शादी कुसुम नाम की लड़की से करवा देते हैं। आओ बहू रानी, आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। कुसुम बेटा, आज से तुम्हें ही इस घर की भागदौड़ संभालनी है और मेरे बेटे अविनाश को भी थोड़ा जिम्मेदार बनाना है। ये बात सुनकर अविनाश बीच में बोल पड़ता है। क्या माँ, फिर से शुरू हो गए आप? ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रही। जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, शादी में काफी थकावट हो गई होगी। ममता की बात सुनकर अविनाश और कुसुम अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही रात में अविनाश और कुसुम की सुहाग रात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता अपने आप से कहती है, बस भगवान जी, आपने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरे बेटे को भी एक सही मार्ग दिखा दीजिए। बस मेरी बहू मेरे बेटे को उसके सही रास्ते पर ले आए, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। ममता ये बातें बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहते हुए सो जाती है। अगली सुबह, अविनाश बेटा, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर भी उठा लो। आखिर कब तक मैं बुढ़िया इस घर का खर्चा चलाऊंगी। ये क्या माँ, आप क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई? रहने दीजिए, आपके पास बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, आजकल बस यही रह गया है ना। अच्छा वैसे माँ, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को मैं और कुसुम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप हमारा खाना मत बनाइएगा और मैं आपके पर्स से 2000 रुपये लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? पर बेटा। ठीक है, जाओ तुम। इस तरह हर दूसरे दिन कुसुम और अविनाश बाहर डिनर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। ये सब जानकर कि अब ममता को सब कुछ पता चल गया था, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से अविनाश अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं था, तो वहीं कुसुम भी एक खर्चीली स्वभाव की लड़की थी। दोनों ही खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और वो अब दिन रात मौज मस्ती में लगे रहते थे। ममता देवी हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर उन दोनों के कान में जू तक नहीं रेंगती थी। वो एक कान से बात को सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। ममता दिन रात कड़ी मेहनत करके सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाती थी और देर शाम लौटती थी। वही महीने के अंत में जो भी उनकी तनख्वाह आती थी, उनसे वो घर चलाती और उनमें से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन अविनाश और कुसुम की आदतों की वजह से ममता जी को पैसे बचाना मुश्किल पड़ जाता था। अविनाश जी, चलिए ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। माँ जी जरा 500 रुपए दीजिए ना। हाँ माँ, एक काम करो, 1000 रुपये दे दो। तुम दोनों कल ही तो होटल खाना खाने गए थे और आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे ये रोज रोज के फालतू के खर्चे करना बंद करो, थोड़ा जोड़ कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचाओ, पैसे काम आते हैं। सेविंग करो अविनाश बेटा, जब से तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई है तब से तुमने कोई भी अब तक काम नहीं ढूंढा। तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्चा चल रहा है। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है, जहाँ नौकरी छूटी ये सरकारी क्वार्टर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी, अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉय करने दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हम दोनों को नजर लगा देंगी।
हम दोनों का बाहर घूमना आपको पसंद नहीं है? माँ, जब हम दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं तभी तुम टोक कर हमारा मूड खराब कर देती हो। हाँ, अब मैं जा ही नहीं रहा पिक्चर देखने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आपके टुकड़ों पर पल रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ। चलो तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो। ये लो पूरे 1000 रुपए। जिसके बाद अविनाश उन पैसों को लेकर कुसुम के साथ घूमने चला जाता है। वहीं कुसुम पर ममता देवी के किसी बात का कोई असर नहीं होता। दोनों ही ऐसे ही रोज घूमने फिरने चले जाते हैं और पैसों को उड़ा देते हैं। अब ममता अपने बेटे अविनाश पर नौकरी करने के लिए दबाव डालती है, लेकिन जब भी अविनाश नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तो कुसुम को भी अपने साथ ले जाता। अब जब कुसुम साथ होती तो अविनाश उल्टा सीधा इंटरव्यू जल्दबाजी में दे देता। उसके बाद वो दोनों फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू तो एक बहाना था, वो दोनों बस घूमने का मौका ढूंढते थे। अब इंटरव्यू देने के लिए ममता देवी बेचारी अविनाश को आने जाने के पैसे भी देती थी, पर उसे थोड़ी पता था कि अविनाश इंटरव्यू जल्दबाजी में देता है। उसे तो बस यही पता चलता था कि अविनाश इंटरव्यू में फेल हो गया है, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। पर असली सच ममता देवी को पता ही नहीं चल पाता था। पर एक दिन ममता देवी अपने काम से लौटते समय बहू और बेटे को पहले से चाट पकोड़े खाते हुए देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। आज तो अविनाश का इंटरव्यू था। मैं जब काम पर निकली थी तो अविनाश को इंटरव्यू के लिए जाने के लिए बस का किराया देकर आई थी, पर इस समय तो अविनाश को ऑफिस में होना चाहिए था जहाँ इसका इंटरव्यू है। ये दोनों तो यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं। ममता देवी अविनाश और कुसुम के पास जाती है। अरे माँ, तुम और यहाँ? हाँ, जल्दी घर लौट रही थी, पर तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना शाम का। माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया। मतलब दरअसल पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो वहीं कुसुम का मन था कि चाट पकौड़ा खा लेते हैं, तो हम दोनों बस यहीं रुक गए और बस घर जा रही थी तो सोचा कि साथ में चलते हैं। हाँ, थोड़ा पैक भी करवा लेंगे, घर पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ममता देवी अब ये समझ चुकी थी कि ये दोनों बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अविनाश के साथ साथ कुसुम भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती है और ना ही उन्हें अपने आने वाले भविष्य की कोई चिंता है। अविनाश और कुसुम ये सोचते थे कि उनकी माँ की सरकारी नौकरी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ममता देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अब काम पर नहीं जा सकी। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसों की तंगी आ गई। वहीं अब ममता देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। अब उन्हें सिर्फ पेंशन ही मिल रही थी, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। अचानक कुसुम भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सब कुछ एक साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तब जाकर अविनाश और कुसुम को समझ आता है, पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था। माँ, तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें, संभाल कर करें, जोड़ कर रखें, पर मैं और कुसुम ने आपकी बातों को कभी नहीं माना। आज एकदम से सारी परेशानियां सर पर आ गई। इधर कुसुम प्रेग्नेंट है और मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है। अब सब कैसे होगा माँ? चिंता मत करो, मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। बस तुम्हें पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी। समय पर जाना है, समय पर आना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना बेटा। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा माँ, अब कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा। कुसुम देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी। इस वजह से ममता देवी ने बात की और अविनाश को सरकारी नौकरी मिल गई। वहीं अविनाश अब खूब मेहनत से नौकरी करने लगा और अब उसने फालतू खर्चे करने भी बंद कर दिए थे। साथ ही कुसुम भी समझदार बन गई थी और उसने भी पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे ताकि वो अपने आने वाले बच्चों को ज़रूरत के पैसे निकाल कर दे सके। जब अविनाश नौकरी पर जाने लगा तो ममता देवी ने घर पर रहना और कुसुम की देखभाल करना शुरू कर दिया। ममता देवी को ये खुशी थी कि आज उनके बेटे और बहू जिम्मेदार हो गए हैं। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। नंदिनी, ये फिर से तुम क्या कर रही हो? माँ जी ने तुम्हें पहले भी मना किया था ना कि इस महल जैसे घर के आसपास तुम सब्जियां एवं फूल इत्यादि जैसे पौधे मत लगाओ। देवरानी जी, वो क्या है ना कि मैं अपने मायके में अपने घर के चारों ओर इसी तरीके से फूल और सब्जियां लगा लिया करती थी, जिससे हमें ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां रोजाना मिल जाती थी और साथ ही मंदिर एवं पूजा अर्चना करने के लिए ताज़ा फूल भी मिल जाते थे। बस मैंने तो यही सोचकर लगाई थी। तभी वहां पर उन दोनों की सास भैरवी आ जाती है। अरे नाशपिटी करमचली, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर तो क्यों हमारे इस महल जैसे घर को घास का बगीचा बनाने में तुली है? जब हम तुझे कोई बात एक बार कह देते हैं तो वो तुझे समझ में आती है या नहीं? माँ जी,
वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि इसे। देख बड़ी बहू, आजकल तू थोड़ा कम सोचा कर। तेरी सोचने के चक्कर में कहीं ये जानवरों का चिड़ियाघर ना बन जाए। तभी बातों को काटते हुए मेघा बोलती है, अरे माँ जी, आप क्यों अपना बीपी इतना बढ़ा रही हैं? छोड़िए ना इसे। भला ये कभी हुआ है कि एक गवार अपनी गवारपंती छोड़ दे? आपको तो पता ही है ना कि गरीब लोग सिर्फ अपनी गरीबी भरे सोच की वजह से ही गरीब रह जाते हैं। हाँ बहू, तू सही कह रही है। भले गरीब को भी समझा कर क्या फायदा, उसे तो बस कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने की आदत है। उन्हें ये रईसों वाली जिंदगी कहाँ रास आएगी। ये कहकर भैरवी और मेघा वहां से चली जाती हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है बसंतपुर गांव की, जहां भैरवी अपने महल जैसे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। कहने को तो भैरवी मेघा और नंदनी की सास थी, लेकिन भैरवी को ज्यादा मेघा ही पसंद थी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर परिवार से थी। वहीं नंदनी का मायका बहुत ही गरीब था, इसलिए शायद भैरवी नंदनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इन सब दृश्य के बाद नंदनी अपने लगाए हुए सब्जियों के पौधों से कहती है, सुना तुम सभी ने, मेरे ससुराल वाले ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे पता है तुम सबको भी ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे इन सब की आदत सी पड़ गई है। नंदनी जब कभी दुखी होती है तो वो अपने लगाए हुए सब्जियों और पौधों से अक्सर बातें कर लिया करती थी। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन हाँ, इस तरीके से बातें करने से नंदनी का मन थोड़ा हल्का जरूर हो जाता था। ऐसे ही अब सुबह से शाम हो जाती है। क्या हुआ नंदनी, आज माँ और मेघा ने फिर तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे पागल, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। आज जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तुम थोड़ी सी परेशान से दिख रही हो। हाँ आकाश जी, मैं आपसे कितना भी कुछ छुपाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं छुपा नहीं पाती। तो बताओ ना फिर क्या हुआ। आकाश के इस तरह से पूछने पर नंदनी अपनी सास और देवरानी के किए बर्ताव के बारे में अपने पति को विस्तार पूर्वक बताती है, जिसके बाद आकाश नंदनी से कहता है, नंदनी, मैंने तुम्हें पहले कई बार बताया ना कि तुम माँ और मेघा की बातों का बुरा मत माना करो यार, उनका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ? देखो, वो अमीर घर से आई हुई है, तुम्हारी देवरानी होने के बावजूद भी तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों की पहचान धन दौलत नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। और मुझे पता है कि एक न एक दिन तुम भी कुछ ऐसा ही करके दिखाओगी जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा नहीं होगा। जी आकाश जी, मैं आपकी इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी, और अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाई तो उन सभी का श्रेय आपको ही जाएगा। इस तरह से वो एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नंदनी अपने लगाए हुए सब्जियों पौधों से कुछ सब्जियां तोड़ रही होती है कि इस बीच वो काफी ज्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मंजू आ जाती है। अरे भैरवी, तूने अपने घर में नौकरानी रख ली और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुझे बताया था ना कि मेरे भी घर में एक नौकरानी की जरूरत है। तभी बीच में मेघा हंसते हुए बोलती है, अरे आंटी जी, ये कोई नौकरानी नहीं है बल्कि मेरी जेठानी है। हाँ, हमने इसे लाख बार बताया ये थोड़ा बन ठन कर रहे, लेकिन नहीं, इसे तो बस मिट्टी में ही सनना है। जिस तरह सुअर कीचड़ से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसी तरह ये नंदिनी अपने सब्जियों को छोड़कर बाहर नहीं आती। छोड़ ये सब बात, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी कि हमारे गांव में शहर से कुछ लोग आए हैं जो कि फैशन कंपटीशन करवा रहे हैं, और इसमें ये खास बोला गया है कि जो भी शख्स खास तरीके का लहंगा पहनकर आएगा वही इस कंपटीशन का विजेता होगा। लेकिन ये अहम बात तो ये है कि जो भी इसका विनर होगा उसे वो पूरे 10 लाख रुपए देंगे और वो उसे अपने लहंगे के ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। इसका मतलब कि जो भी विजेता होगा उसकी तो चांदी ही चांदी होगी। क्या है सच में? अगर आंटी जी ऐसी बात है तो इस कंपटीशन को तो मैं ही जीत के रहूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं इतना अच्छा लहंगा बनाऊंगी कि मेरे आगे सभी फीके पड़ जाएंगे। हाँ हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। अभी भैरवी ने इतना बोला ही था कि तभी इन सभी बातों को सुनकर नंदिनी बोलती है, माँ जी,
जब देवरानी जी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या मैं भी इसमें भाग ले सकती हूँ? अरे बुद्धू, ये कोई तेरा सब्जी मंडी नहीं बल्कि फैशन कंपटीशन है। इसमें सिर्फ अमीर ही लोग भाग लेते हैं। पर फिर भी माँ जी, अरे जब तेरी छोटी बहू इतना कह ही रही है तो ले लेने दे इसे भी भाग। अगर पोपट होगा तो इसका होगा। ठीक है, ले ले तू भी भाग। भैरवी के इस तरह बोलने पर मेघा थोड़ी चिढ़ सी जाती है कि उसकी जेठानी अब उसकी कॉम्पिटिटर बन गई है। दोनों देवरानी जेठानी भाग तो ले लेती हैं। जिसके बाद मेघा एक बहुत बड़े लहंगा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को बुलाती है। देखिए, मुझे सबसे बढ़िया और अच्छा लहंगा चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लग जाए, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, याद रहे, मेरा लहंगा किसी से कम नहीं होना चाहिए। मेघा जी, अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपका लहंगा ऐसा डिजाइन करूंगा कि इस गांव में क्या, इस पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा। ठीक है, फिर अब आप काम पर लग जाइए। इधर मेघा अपना लहंगा बनवाने की बात कर रही थी तो उधर नंदिनी भी अपने पति आकाश से ये सारी बातें बताती है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस कंपटीशन में भाग ले लिया है। हाँ आकाश जी, मैंने भाग तो ले लिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं लहंगा कैसे तैयार करूं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम भी किसी डिजाइनर को बुलवाकर लहंगा बनवा लो। नहीं आकाश जी, अगर बात पैसे की होती तो ये तो मैं आपसे कब का मांग चुकी होती। मुझे कुछ सबसे अलग और हटकर करना है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर सोचो तुम्हें क्या करना है। वैसे ये बताओ कि तुम्हारी सब्जियों का क्या हालचाल है? उसे लेकर तो तुम्हें मेघा और माँ ने कुछ नहीं कहा ना? नहीं आकाश जी। अरे वाह आकाश जी, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। अरे मैंने क्या कर दिया इसमें भला तुम्हारा? अरे अभी तो अपने सब्जियों की बात की, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना लहंगा मेरी सब्जी और फूलों से बनाऊं। वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होगा और शायद ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या सब्जियों और फूलों से लहंगा? देखो मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यार, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो सच में ये बहुत ही यूनिक होगा। इस तरह से आकाश नंदिनी को थोड़ा मोटिवेट करता है, जिसके बाद नंदिनी अपने घर के उगाए हुए सब्जियों और फूलों को तोड़कर लाती है। दिन रात एक करके अपने सब्जियों से वो अपना लहंगा बनाने लगती है। कुछ दिनों की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद फाइनली नंदिनी अपना सब्जियों से बना लहंगा तैयार कर लेती है, जो दिखने में काफी अच्छा और यूनिक लग रहा था। अरे वाह नंदिनी, ये तो सच में तुमने कमाल कर दिया यार। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। भगवान करे आकाश जी ऐसा ही हो। चलिए अभी मैं इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ, अगली सुबह कंपटीशन है। ऐसे ही रात से दिन हो जाता है और कंपटीशन में कई लड़कियां और कई औरतें अपने अपने डिजाइनर लहंगे के साथ वहां आती हैं। माँ जी, ये नंदिनी हमारे खानदान का नाक कटवा के ही मानेगी। देखिए जरा वो क्या पहन के आई है। अरे जाने दे बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि ये गरीब और इसकी सोच भी गरीबों वाली ही है। कंपटीशन में पहुंचे सभी लोग बस नंदिनी का ही मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि वो सब्जियों से बना हुआ लहंगा पहनकर कंपटीशन में आई थी। कुछ देर बाद सभी लड़कियां एक एक करके अपने बनाए हुए लहंगे के साथ प्रदर्शन करने के लिए आती हैं। जज बारी बारी से उन्हें बुलाते हैं और बड़ी बारीकी से उन्हें देखते हैं। कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। मुझे ये कहते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि इस कंपटीशन की विजेता मिसेस नंदिनी है, जिन्होंने यहाँ मौजूद सभी से बिल्कुल अनोखा सब्जियों से बना हुआ लहंगा पहना है। यहाँ बैठे हर एक दर्शक ये देखकर आश्चर्य में है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लहंगा सब्जियों से बना हो, लेकिन मिस नंदिनी जी ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। जिसके बाद नंदिनी को विनर घोषित किया जाता है और उन्हें 10 लाख का चेक दिया जाता है। वहीं ये सब देखकर भैरवी और उसकी अमीर बहू मेघा जल भुन जाती है और वहां से चली जाती है। और नंदिनी की सफलता में उसका पति आकाश उसके साथ होता है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब नंदिनी अपनी सफलता की सीढ़ियां छू रही होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, अगर कुछ कर दिखाने की चाह हो तो आपको चाह कर भी कोई नहीं रोक सकता।